IVM। जब बल्लेबाजी कर रहे हो महेंद्र सिंह धोनी तो अक्सर क्रिकेट के मैदान पर देखने को मिलती है अनहोनी। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे धोनी यानी चेन्नई सुपर किंग की चमत्कारी जीत की। 9वीं बार चेन्नई सुपर किंग फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। और महेंद्र सिंह धोनी की पोस्ट मैच अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो उसमें एक बात निकल कर सामने आएगी कि जो पिछले साल दर्द मिला था उनको दुबई में, उस दर्द ने मानो टॉनिक का काम किया उनके लिए। पूरी की पूरी टीम, उनका ये कहना है, बहुत उत्साह में थी और इस बार वो पॉइंट्स टैली में उस जगह को बदलना चाहते थे जहां पर पिछली बार टूर्नामेंट खत्म हुआ था। यानी कि आखिरी पायदान से नंबर 1 के पायदान पर आना, ये एक बड़ा अचीवमेंट है महेंद्र सिंह धोनी के लिए। उनके मुताबिक पूरी की पूरी टीम इस बात को लेकर एकदम प्रतिज्ञा ले चुकी थी कि इस बार यूएई में वो नहीं होगा जो पिछले साल हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी के लिए पिछले साल की हार ने जिस तरह टॉनिक का काम किया, उस पर बात करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने 6 गेंदों पे 18 रन बनाकर मैच को फिनिश किया। 300 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की और इसका श्रेय काफी हद तक सबा करीम को भी जाता है। लगातार वो खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर ये कहते रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करने ऊपर आना चाहिए और इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कोशिश की और अंत में फायदा ये हुआ कि लगातार ऊपर आने की वजह से वो अच्छे टच में थे, जिसकी वजह से वो मैच को फिनिश कर पाए। ऋषभ पंत ने कई बड़ी गलतियां की, इस पर भी बातचीत करेंगे क्योंकि एक बड़ा मौका था 170 प्लस के स्कोर के बाद। आमतौर पर आप ये उम्मीद करते हैं कि वही के कंडीशंस में आप बहुत आराम से मैच जीत जाएंगे, लेकिन कुछ बॉलिंग कॉम्बिनेशन की गलतियां, कुछ कप्तान की बल्लेबाजी करते समय गलतियां, क्या ये गलतियां भारी पड़ गई दिल्ली को, इस पर भी बातचीत करेंगे। निखिल भाई हमारे साथ हैं, इस मैच के चश्मदीद गवाह जो कमेंट्री कर रहे थे इस मैच में। निखिल भाई, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं क्योंकि सभा वाइज करेंगे तो लोग कहेंगे यार बायस्ड हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन निखिल भाई, एक तो चलिए महेंद्र सिंह धोनी का क्लास नजर आया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो गलतियां काफी ऋषभ पंत की तरफ से हुई है। पहले वो 4 गेंदें खाली खेल जाना, आखिर की 8 गेंदों पे 10 रन बनना और उसके बाद रही से कसर आपके जो सबसे मेन बॉलर है उनका एक ओवर बचा था जिनको आपने गेंदबाजी नहीं दी। जी देखिए, 170-72 रन एक सम्मानजनक स्कोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जिस तरीके का एक स्टार्ट मिला था उसमें आप और थोड़ा सा कैपिटलाइज कर सकते थे। जो शॉट सिलेक्शन था, जब 60 रन बनाने के बाद पृथ्वी शॉ, उसके बाद जब श्रेयस अय्यर आए, जब पावर प्ले में बल्लेबाजी हो रही है, आपको जिस किस्म का स्टार्ट मिल गया था तो आपके पास एक वो कुशन होता है। जब आपको ऐसा स्टार्ट मिलता है, आपको कुशन होता है, 4-5 गेंदें आप खेल सकते हैं। बट खैर, फिर भी 172 रन मुझे लगता था कि आप डिफेंड कर सकते थे। मैं थोड़ा हैरान था कि कगिसो रबाडा जैसे गेंदबाज का एक ओवर बचा के रखा। शायद उस समय हीट ऑफ द मोमेंट का एक निर्णय था कप्तान साहब का कि क्योंकि वहां पे विकेट्स ले चुके थे टॉम करन, और शायद क्योंकि जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, जो स्लोअर बॉल्स है वो थोड़ा सा सरप्राइज कर देंगे बैट्समैन को। बट आई गेस महेंद्र सिंह धोनी के अलग प्लान्स थे। लेकिन कम से कम एक और मौका है दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में पहुंचने का। टीम अच्छी है, अपनी गलतियों को सुधार लेंगे तो फिर से फाइनल पहुंच सकते हैं। पहली बार होगा जब शायद दिल्ली कैपिटल्स, माफ कीजिएगा, दूसरी बारी जब पिछले साल रनर्स अप थे, तो एक बार फिर उनके पास मौका है फाइनल में प्रवेश करने का। टीम अच्छी है। सभा भाई, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी महेंद्र सिंह धोनी की, बड़ी इमोशनल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये, जहां पर उन्होंने कहा कि अंतिम जो पिछला आईपीएल खत्म हुआ था यूएई में, उसका दर्द था पूरी की पूरी टीम को और इसी वजह से 9वीं बार महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। अब देखिए राजीव, पिछले सीजन जो हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो बहुत बड़ा शॉक होगा सीएसके के लिए, और शॉक रहा होगा। पर सबसे बड़ी बात यह है एमएस धोनी और सीएसके की कि उनका प्रयास यही रहता है कि जो भी वो मैच वो खेले वहां से कुछ ना कुछ उनके पास टेक अवेज होना चाहिए। और इसी वजह से अंतिम का जो दौर रहा था पिछला सीजन जो रहा आईपीएल का, वहां पर जो लगातार 2 या 3 मैचेस आईपीएल में जीते थे सीएसके ने, वहां से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। उससे उनको फायदा ये भी हुआ कि उनको लगा कि ये जो हमारी टीम जो है, जो कॉम्बिनेशन है, जो रिसोर्सेज है, जो प्लेयर्स हैं, उनको अगर हम ट्रस्ट करेंगे तो आने वाले सीजन में यही खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब कोई भी बड़ा खिलाड़ी हो या अनुभवी खिलाड़ी हो, उसका खराब फॉर्म हो सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो खिलाड़ी खराब हो गया है। तो मुझे लगता है कि सीएसके की सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो एनवायरनमेंट होता है ड्रेसिंग रूम का, टीम का, मैनेजमेंट का, जिस तरह के सपोर्ट प्लेयर्स को मिलता है, वो बहुत ही शानदार रहता है। अब रॉबिन उथप्पा ने भी कल प्रेसर में यही कहा कि
एक तो केकेआर में उनको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिल रही थी, उनको सपोर्ट मिल रहा था टीम मैनेजमेंट का, और यहाँ पर भी उनको सपोर्ट मिल रहा था। हालांकि उन्होंने ज्यादा मैचेस खेले नहीं है। यही दर्शाता है कि जो टीम मैनेजमेंट का ने जो एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ है, जो वातावरण बना के रखा है इन एंड अराउंड द टीम, उससे खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और उसी वजह से इस साल शानदार प्रदर्शन रहा है सीएसके का। बिल्कुल सभा भाई, और वो कहते हैं ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ना सिर्फ धोनी ने दोस्ती तोड़ी, बल्कि बेंच पे भी बिठा दिया सुरेश रैना को, और रॉबिन उथप्पा का मास्टर कार्ड उन्होंने चला, क्योंकि सुरेश रैना फिट हो चुके थे और सबको ये लग रहा था सुरेश रैना खेलेंगे, लेकिन सबको चौंकाते हुए रॉबिन उथप्पा को ना सिर्फ खिलाया उन्होंने, बल्कि इतने बड़े रनचेज में नंबर 3 पे भी भेज दिया। बहुत ही अच्छा मूव था ये एमएसडी का। पर जी सुरेश रैना को ड्रॉप करना, ये तो लग रहा था राजीव को, जो उन्होंने एक दो जी पारियां खेली भी, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, वो साफ लग रहा था कि वो तेज गति के गेंदबाजों को खेल नहीं पा रहे हैं। उनका फुटवर्क सही नहीं हो रहा है, वो लाइन के पास बॉल के तरफ जा नहीं पा रहे थे, हटकर खेल रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क शॉट्स खेल रहे थे, और जी उससे आपको स्टेबिलिटी मिलती नहीं है। इसी वजह से रॉबिन उथप्पा को खिलाया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि रॉबिन उथप्पा ने नेट सेशन में अच्छी बैटिंग की होगी, इसीलिए उनको इतना ज्यादा सपोर्ट किया है। हालांकि एक दो पारियां जो खेली उन्होंने, उसमें वो टच देखने को मिला, जिस तरह से एमएस धोनी की छोटी छोटी पारियों में टच देखने को मिल रहा था। तो यही तो पैनी नजर जिसकी रहती है कप्तान की, या जी कोई वो भाप लेता है खिलाड़ी को, अगर हम और सपोर्ट करेंगे तो आने वाले समय में ये जरूर बड़े बड़े स्कोर हमें हमें देगा, जो कि इस महत्वपूर्ण मैच में देखने को मिला रॉबिन थप्पा के बल्ले से। समा भाई, हमारे व्यूवर्स भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, और सबका ये कहना है, एक तो डीसी क्रम्बल इन प्रेशर हर्ष जैन का, और उसी से जुड़ा हुआ जो सवाल मैं आपसे कर रहा था कि ऋषभ पंत ने क्या बड़ा ब्लंडर किया है रबाडा को लास्ट ओवर ना देके? देखिए, मैच के बाद ये कहना बड़ा आसान हो जाता है, पर मुझे लगा कि जी ऋषभ पंत ने अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया। उनको ये लगा कि 3 ओवर अगर आप देखेंगे तो 3 ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी टॉम करन ने, उन्होंने विकेट भी लिया था। तो कई बार कप्तान की सोच यही होती है कि जो इन फॉर्म प्लेयर है, इन फॉर्म जो बॉलर है, उसी से अंतिम के क्रूशियल ओवर्स करवाए जाएं। इसी वजह से वहां पर ऋषभ पंत ने बैक किया टॉम करन को। जी रबाडा पिछले चंद मैचेस में अगर आप देखेंगे तो उनका फॉर्म कुछ खास रहा नहीं है। कल के मैच में भी पहले ही ओवर में रॉबिन उथप्पा ने उनके सामने शानदार शॉट्स लगाए। कल 3 ओवर में उन्होंने 23 रन नहीं दिया, 23 रन दिया था। इसकी कोई गारंटी थी नहीं कि रबाडा जी को अगर लगाया जाता तो फिर वो मैच जिता सकते। पर हाँ, इस पे हम लोग डिस्कस जरूर कर सकते हैं कि चूंकि रबाडा के पास ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरियंस है T20 मैचेस जी खेलने का बनिस्बत टॉम करन के, तो हो सकता है कि वहां पर सक्सेस रेट रबाडा को ज्यादा मिल जाता। उसके साथ साथ उनके पास गति है। अब कल टॉम करन ने जो छोटी गेंदें, जो स्लोअर डिलीवरी डाली भी, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, और आप जी गेंदबाजी कर रहे हैं एमएस धोनी के सामने, जो कि पास मास्टर है इस तरह के गेंदों को खेलने के लिए। इतना वक्त अगर आप देंगे तो ऑफ साइड में भी शॉट्स खेल सकते हैं और ऑन साइड में भी शॉट खेल सकते हैं, जी जो कि कल एमएसडी ने करके दिखाया। कसार साहब का एक सवाल है, उनका कहना है कि दिल्ली की टीम जो है एक्सपीरियंस को लैक कर रही है, खासतौर से बीच मैदान पर, जिसकी वजह से क्रंच मैचेस दिल्ली हार जा रही है। आपको भी ये लग रहा है? क्या आपके थॉट्स हैं इस पे, जिस तरह से क्रंच मैचेस में बिखर जा रही है दिल्ली? राजीव, मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल संघर्ष कर रही है क्योंकि ज्यादा रन वो बना नहीं रहे हैं। आप, ये हैरानी जी वाली बात ये है कि पूरे आईपीएल में सिर्फ 2 50s लगे हैं दिल्ली कैपिटल्स और की तरफ दोनों से। कल के मैच में है। एक पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत। ये क्या जी दर्शा रहा है? ये यही दर्शा रहा है कि जो बल्लेबाजी में मजबूती चाहिए, जिस तरह से सीएसके की बल्लेबाजी में नजर आई है। ऋतुराज गायकवाड़ को देख लें तो कम से कम आपके पास बल्लेबाजों में एक या दो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स होने चाहिए। अगर वो जी स्टैंड आउट परफॉर्मर्स मिलेंगे नहीं तो फिर रन बनाना बड़ा कठिन हो जाएगा, और जब आप ज्यादा रन बनाएंगे नहीं तो हमेशा दबाव जो है वो बॉलर्स के ऊपर आता है। और अभी तक दिल्ली कैपिटल्स जहां तक पहुंची है गेंदबाजी की वजह से, उन्होंने छोटे छोटे टारगेट्स डिफेंड किए हैं, और छोटे टारगेट्स उन्होंने बड़े टारगेट्स बनने दिए नहीं है। और जी अंत में जब दबाव बढ़ा थोड़ा बहुत गेंदबाजों के ऊपर, तब वहां पर वो निश्चित रूप से वो थोड़ी बहुत क्रम्बल कर गई। और बहुत बड़ा फैक्टर रहा है पिछले 2 मैचेस में आवेश खान की गेंदबाजी का। आवेश खान अभी तक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो पिछले 2 मैचेस में उनकी गेंदबाजी में वो धार देखने को मिली नहीं है, उन्होंने विकेट्स लिया नहीं है। और इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ये पिछले दोनों मैचेस डिफेंड करते हुए हार गई है। नहीं तो ये जो स्कोर खड़ा किया था दिल्ली कैपिटल्स ने 173 का, ये काफी चैलेंजिंग स्कोर था। यहाँ पर अगर आवेश खान, जो दिल्ली कैपिटल्स के मेन बॉलर हैं, अगर वो उसी प्रकार से गेंदबाजी करते जो पहले कर रहे थे, तब मुझे लगता नहीं है कि सीएसके ये मैच जीत पाती।
तो चलिए दिल्ली टीम की गेंदबाजी पे आगे और बहुत ढेर सारी बातचीत करेंगे। और आज जो एलिमिनेटर खेला जाएगा यानी आरसीबी और केकेआर के बीच में सभा भाई की एक और टीम, क्या वो आगे जा पाती है या नहीं, इस पर आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर तुरंत हाजिर होते हैं। आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा माइत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो। ब्रेक के बाद खेल नीति पर एक बार फिर आपका स्वागत है। निखिल भाई, सवाल ना अश्विन को लेके बहुत आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी। अब वो कोटा पिछले 2-3 मैचेस से पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। लगातार वही उनके एक्सपेरिमेंट्स का दौर चल रहा है, लगातार डोमिनेट कर रहे हैं बल्लेबाज उनको। कैसे आप देख रहे हैं उनका? हमारे एक व्यूअर है हर्ष जैन, उनका तो ये कहना है कि एक तो गेंदबाजी हो नहीं रही है, पैथेटिक फील्डिंग कर रहे हैं, तो उनका रोल क्या है टीम के साथ? अमित मिश्रा ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते थे एक रेस स्पिनर होने के साथ। देखिए, क्योंकि अब चेन्नई की टीम में लेफ्ट हैंडर्स मोइन अली थे, तो शायद उनको इसीलिए टीम में रखा हुआ था। बट सीधे हाथ के बल्लेबाज को अब ऐसा लगता है उनका एक वो मेंटल ये हो गया कि मैंने सिर्फ कैरम गेंद या सिर्फ बाहर वाली डालनी है, स्टंप्स के अंदर जाके बाहर बाहर बाहर। वो गेंद तब इफेक्टिव होती है जब आप साथ में 2-3 गेंदें आप अपनी कन्वेंशनल ऑफ स्पिन भी डालें, तभी बैट्समैन आपको वो गलती करता है। आप हर गेंद, अगर आप राइट हैंडर को देखेंगे, अब 90% गेंद सिर्फ कैरम बॉल ही डालने को देखते हैं, तो बैट्समैन भी घर से होमवर्क करके आता है आपके खिलाफ। वो आपकी रणनीति बिल्कुल समझ पा रहा है और बहुत अनुभवी गेंदबाज है। और जिस तरीके से उनके हाथ में वो कला है, पर वो अपने हाथ की कला को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। वही मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि वो ऑफ स्पिन बिल्कुल भी नहीं डाल रहे। सभा भाई भी आई एम श्योर बतौर पूर्व विकेट कीपर समझ रहे होंगे कि कितना आसान हो जाता है, क्योंकि अब एक बिल्कुल साफ पता चलता है सीधे हाथ के बल्लेबाज को, जब गेंद स्टंप्स के अंदर होती है, अगर आप हाथ से पिक भी नहीं कर रहे तो यही होता है कि आपकी वो कैरम गेंद है। तो बहुत कम बैट्समैन आड़ा मारने को देखते हैं। रॉबिन उथप्पा ने पहले आड़ा मार के आउट हुए थे। अब कल देख लीजिए, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे आड़ा मारने की जरूरत ही नहीं थी, वो सीधे बल्ले से खेल रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ भी सीधे बल्ले से खेले जा रहे थे। तो पता चल रहा है कि आपने जो रणनीति बनाई थी बतौर गेंदबाज, वो स्पष्ट तरीके से सामने वाली टीम ने बल्लेबाज अपना होमवर्क करके आए थे, तो आप उसको मतलब प्लान बी में नहीं जा पाए। कुछ ना कुछ आपको अपनी कन्वेंशनल ऑफ स्पिन पे डालेंगे, फिर कैरम बॉल डालेंगे तो ज्यादा कहीं असरदार होगी। पृथ्वी हमारे एक व्यूअर है, उनका सवाल है सभा भाई आपके लिए कि रॉबिन उथप्पा का जो नॉक है वो एज क्रिटिकल एज ऋतुराज गायकवाड़ था, क्या आप इससे सहमत हैं? और दूसरा, क्या दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी गलती की इससे पहले के दोनों मैच में ऋतुराज गायकवाड़ शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे आउट हुए, रॉबिन उथप्पा भी स्ट्रगल करते हैं शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे। शायद दिल्ली के फास्ट बॉलर्स ये भूल गए थे कि उनके अगर रिप केज में गेंदबाजी की जाए, उनको रूम ना दिया जाए, तो शायद बहुत इफेक्टिव हो सकते थे नॉर्के और रबाडा। एक्सीलेंट इनसाइट पृथ्वी, और मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां पर टारगेट करना चाहिए था, जो लेंथ पे बॉल डालनी चाहिए, तो वो हमारे पेस बॉलर्स ने की नहीं, वो दिल्ली कैपिटल्स के पेस बॉलर्स ने नहीं की। और दिल्ली कैपिटल्स के पास दो शानदार स्पीडस्टर्स हैं, नॉटके और रबाडा, और इन दोनों ही गेंदबाजों को शॉर्ट डिलीवरी डालनी चाहिए थी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ अगर एक जगह थोड़ी बहुत कमजोरी है वो है शॉर्ट पिच डिलीवरीज, और वो भी तेज गति वाली डिलीवरीज। और रॉबिन उथप्पा के लिए भी वही है, क्योंकि कल जो विकेट था, ये मैच जो है वो दुबई में हो रहा था, विकेट काफी अच्छा था। इस वजह से बल्लेबाजों को ट्रबल करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो तो आप हार्ड लेंथ डालें, और हार्ड लेंथ के साथ साथ आप बीच बीच में वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज डालें। अब डुप्लेसी को किस तरह से आउट किया, वो हार्ड लेंथ डाली, गिरने के बाद बॉल अंदर आई, तेजी थी उस गेंद में, रफ्तार थी, जिसकी वजह से वहां पर उनको आउट किया गया था। उसी तरह से अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ को भी टारगेट करते, छोटी बॉल डालते, उनको बैकफुट पर ढकेल के रखते, सेम विथ रॉबिन उथप्पा, मुझे लगता है चांस वहां पर जरूर आते कैपिटल्स के। हाँ, बहुत कुछ को, पर मुझे लगता है राजीव के परेशानी दिल्ली कैपिटल्स के लिए उनकी बल्लेबाजी में शुरू हुई। जब आप 4 विकेट गवा देते हैं 80 के स्कोर में 11वें ओवर पर, तो वहां से आप चंद ओवर्स गवाते हैं कंसोलिडेट करने के लिए। और कल ऋषभ पंत और हेटमेयर को ये करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी में वो गहराई नहीं है। इसके बाद आपके पास अक्षर पटेल को आपने पहले ही भेज दिया है, उसके बाद आपके पास सिर्फ अश्विन बचे थे, और उसके बाद कोई आपके पास पावर हिटर नहीं है, और इसीलिए थोड़ा ओवर्स वहां पर लग गए। उसके बाद बहुत शानदार साझेदारी हुई, जिसकी वजह से
दिल्ली कैपिटल्स 172 तक पहुंच पाई। उसके उसके ऊपर से जो स्ट्रॉन्ग फिनिश होनी चाहिए थी दिल्ली कैपिटल्स की, वो देखने को मिली नहीं। अंतिम के 8 गेंदों में दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 9 रन बनाए। तो ये क्रूशियल गेंदें हैं अंतिम के ओवर्स में, जो मुझे लगा कि दिल्ली कैपिटल्स ठीक प्रकार से उसको कैपिटलाइज कर नहीं पाई। तो ये मिला जुला कर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अंतर रहा इस मैच में सीएसके के विरुद्ध। इस मैच से पहले निखिल भाई 100 रन भी क्रॉस नहीं कर पाए थे महेंद्र सिंह धोनी। अचानक एक बार फिर वो हीरो बन गए, यानी कि पूरी बारात में कोई और नाचे, दरवाजे पे नाच के वही जाते हैं। एक बार फिर वो कहानी एकदम सही हो गई है। 6 गेंदों पे 18 रन और सिर्फ सोशल मीडिया पे चर्चा महेंद्र सिंह धोनी की। अजी भाई इतना अनुभवी खिलाड़ी है और एक समय विश्व का नंबर 1 मैच फिनिशर था। तो ये मतलब आप अच्छा, मुझे ये लगा कि वो जाके खुद बल्लेबाजी करने गए, रविंद्र जडेजा को नहीं भेजा। आप जाएंगे, हाँ बहुत सी बारी अगर आप बाकी क्रिकेट नहीं खेल रहे, एकदम से इस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ मुकाबले आपके बल्ले से नहीं निकलेंगे, लेकिन आप जाएंगे, एक एफर्ट देंगे, तो आपके पास अभी भी वो कला है, वो दिमाग है कि आपको पता है कि गेंदबाज कहाँ डालने वाला है, मेरे क्या एरिया टारगेट के हैं। आपने एक हिट मारा, उसके तुरंत बाद करण साहब को पता ही नहीं था कि गेंद कहाँ हटा दूं। उसी ओवर में वाइड भी नजर आ रही है, वो वाइड यॉर्कर मारने जा रहे थे, स्लोअर वन आधी विकेट पे डाल दी। तो पता चलता है कि एक हिट से कितना प्रेशर एक गेंदबाज सामने आ जाता है। और ये खुशी इसी बात की है कि वो जाके खुद बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब जो भी होगा यार, मैं ही मुकाबला जिताने को देखूंगा, क्योंकि उनके पास जडेजा थे, ब्रावो थे, बट महेंद्र सिंह धोनी खुद आए। और जो उन्होंने पहली हिट मारी थी, जो डीप मिड विकेट पे जो छक्का मारा था, वो शानदार शॉट था, पैरेलल शॉट था। इन पिचेस पे इतनी अच्छी तरीके से गेंद को टाइम करना, पता चल रहा है कि गुरुजी माही जो है ना वापस फॉर्म में आ रहा है। अब लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए दिक्कत ये है राजीव भाई कि अगला मुकाबला शारजा में है जी, जहां विकेट बॉल बैट पे आएगा नहीं, थोड़ा सा धीरे आएगा, वहां पे अब स्पिनर्स का रोल जो है ना वो बहुत अहम हो जाएगा। सब भाई हल्की सी मुस्कान दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जानते हैं कि अब जो है ना शारजा में बढ़िया क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, नहीं तो गुरुजी फंस जाओगे। और मुझे लगता है अगर केकेआर आरसीबी के बीच में 12 ओवर क्वालिटी स्पिन के हैं शारजा में केकेआर, तो आरसीबी को बढ़िया खेलना पड़ेगा। अगर केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला होता है तब तो गुरुजी बहुत मजा आने वाला है। सभा भाई, क्या वाकई एक जीतने वाली पोजीशन से दिल्ली कैपिटल्स हार गई मैच? पंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था कि वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है अभी। क्या वाकई आपको लग रहा है, जो निखिल भाई पॉइंट आउट कर रहे हैं कि शारजा में मैच खेलना है आपको, भले ही वो आरसीबी आए या केकेआर आए, इस पर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या आपको लग रहा है मुश्किलात बढ़ गए ज्यादा दिल्ली कैपिटल्स के लिए? मुझे नहीं लगा कि कल हम पोजीशन और दिल्ली कैपिटल पोजीशन और स्ट्रेंथ से मैच हारी है। पोजीशन और स्ट्रेंथ हमेशा से सीएसके की थी। जिस तरह से उन्होंने रन चेज जिस तरह से उन्होंने रन चेज किया, कल पहला विकेट जल्दी गिर गया था, पर उसके बाद वो पावर प्ले में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, रॉबिन थप्पा, ऋतुराज गायकवाड़ ने, वो उन्होंने वो जो रास्ता है वो एक तरह से साफ सा कर दिया था। अब रॉबिन थप्पा का जो विकेट गिरा, उसके बाद आपको 6 ओवर में करीब 55 से 60 रन ही चाहिए होते हैं। और सीएसके की जिस तरह की बल्लेबाजी है, जिस तरह का उनका बल्लेबाजी का क्रम है, जिस तरह के उनके पास पावर हिटर्स हैं, जिस तरह के उनके पास मैच फिनिशर्स हैं, वहां से मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैच जो है वो सीएसके की तरफ जा रहा था। ये अच्छी बात ये रही कि दिल्ली कैपिटल ने पूरी तरह से प्रयास किया, बीच के ओवर्स में उन्होंने विकेट ले लिए, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा देखने को मिला श्रेयस अय्यर द्वारा। उस वजह से ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि गेम में दिल्ली कैपिटल वापस आ जाए, और वो हो पाता अगर अगर दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग ज्यादा सटीक रहती या ज्यादा धार वाली रहती, पर वो हो नहीं पाया। पर मुझे लगा कि जिस तरह से पावर प्ले में रन बनाए सीएसके ने, वहां से वो मैच सीएसके की तरफ जा रहा था। बिल्कुल। और निखिल भाई, अगर हम ओवरऑल मैच की एनालिसिस करें, कैसे आप देखते हैं 3 अगर हम पॉइंट्स आपसे जानना चाहें, जहां पर सीएसके के लिए ज्यादा चीजें आसान हो गई और ऋषभ पंत के लिए ज्यादा चीजें मुश्किल हो गई। आप पहले थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ, जो 4 गेंदें नहीं रन भागे, क्या रीजन आप देख रहे हैं उसका? वो 4 रन अगर आप ऐड कर दें तो शायद इस स्थिति में होते कि आप वो मैच जीत लेते। वो हर किसी ने उस बात को क्रिटिसाइज किया, आप कैसे देख रहे हैं उसको? राजीव भाई देखिए, बहुत सी बारी देखा है कि एबी डिविलियर्स भी आके वो बाउंड्रीज लगाने की उनको लगा कि वो क्षमता जो है वो कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं, वो मार सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। मैं तो मानता हूँ कि आपको हमेशा कोशिश, अगर आप चेज कर रहे हैं वो अलग बात है कि आपके साथ कोई टैलेंटर बैटिंग कर रहा है,
पर आपको जब स्कोर सेट कर रहे होते हैं तो आप जितने रन बना सकते हैं उतना ही एक वो बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है कि हार और जीत तय होती है मात्र 1 रन के फासले से। तो आप जितने रन बनाएंगे उतना बेहतर है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्या काम कर गया, मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड के साथ जो रॉबिन उथप्पा ने आके बल्लेबाजी की है पिछले 2 मुकाबलों में, उन्होंने वो ग्लिम्सेस दिखाए थे। एक मैच में 19 बनाए थे, लेकिन कल जो उन्होंने रन बनाए, कम से कम सीधा खेलने को देख रहे थे। जो बड़ी हिट लगा भी रहे थे तो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में देख रहे थे, आड़ा नहीं मारने को देख रहे थे। वो 60 रन जो है ना, वो बड़ा फर्क रहा। और सभी को पता है कि आप ऋतुराज गायकवाड को, रॉबी उथप्पा को कहाँ फंसा सकते हैं बतौर तेज गेंदबाज। वो कनपट्टी पे 2-3 गेंदे आने दीजिए, फिर हार्ड लेंथ पे। मैं हैरान हूं कि वो गेम प्लान बी पे वो गए ही नहीं। वो स्लोअर बॉल पे और अलग अलग चीजें ट्राई करते रहे, कनपट्टी की तरफ गए ही नहीं। और जबकि इस सीजन भी रॉबिन आउट हुए हैं, ऋतुराज गायकवाड भी फंसे हुए हैं। और सभा भाई जो अभी कह रहे थे, नोकिया और रबाडा जैसे गेंदबाज जिस गति से वो गेंदबाजी करते हैं, अगर वो वहां पे दबाव डालते तो फिर दूसरे ओवर में कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा होता ना, तो फिर ये बैट्समैन उस गेंदबाज की तरफ भागते, शॉट्स मैन्युफैक्चर करने को देखते। अब आपके प्रमुख गेंदबाज के खिलाफ उनको कोई दिक्कत हुई नहीं, तो वो दबाव में कभी आए नहीं कि उनको बाकी गेंदबाजों के खिलाफ कोई शॉट्स मैन्युफैक्चर करने हैं। वो आसानी से रन निकालते चले गए। तो वो मैं मानता हूं कि एक वो जो रणनीति में एक कमी थी, या रणनीति को आप अमल नहीं कर पाए, वो योजना जो आपने बनाई थी, तो वहां पे इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत रही। और एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि आपने रॉबिन को खिलाया, उसको पूरी तरीके से बैक किया। श्रेय देना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी का, क्योंकि सुरेश रैना जैसा खिलाड़ी बाहर है। जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, और चाहे वो चोट के चलते हैं या जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, आज वो बाहर बैठे हुए हैं। और रॉबिन उथप्पा उनकी कमी आपको खलने नहीं दे रहे। लगभग कल उन्होंने आपको मुकाबला जिता दिया ऋतुराज गायकवाड के साथ। सभा भाई, क्योंकि दूसरी फेवरेट टीम आज आपकी होगी मैदान पर, और मैदान है शारजा का, और सामने आरसीबी। अब उसको लेकर पहले एक सवाल ले लूं मैं, फिर आगे इस चर्चा को ले आते हैं। कसाड़ साहब का एक सवाल है, उनका कहना है कि समटाइम्स केकेआर 4 स्पिनर भी मैदान पे उतार देती है। अब शारजा में अगर ऐसी कोई संभावना बनती है, तो क्या हरभजन सिंह को यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है? कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि जिस कॉम्बिनेशन के साथ अभी तक केकेआर खेल रही है, कुछ उसी प्रकार का कॉम्बिनेशन आज के इस मैच में भी देखने को मिलेगा। उनकी चिंता सिर्फ आंद्रे रसल के फिटनेस को ही है। अगर आंद्रे रसल फिट हो जाते हैं, तब फिर मुझे लगता है कि उनकी टीम और ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। लॉकी फर्ग्यूसन का इंक्लूजन बहुत ही शानदार मूव है। शाकिब उल हसन है उनके पास, सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती है। और शारजा की जो विकेट है, ये तो स्पिनर्स को मदद करती हैं, पर उसके साथ साथ ऐसे बॉलर्स को मदद करती हैं जो धीमी गति से डाले, जो जिनके पास वेरिएशंस हो। तो मुझे लगता है कि आरसीबी के पास भी उस प्रकार के बॉलर्स हैं। तो ये बड़ा ही शानदार कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा हमें। निखिल भाई, कुछ एक तो आप कहना चाह रहे हैं, कुछ दूसरा हरजैन कह रहे हैं कि दिल्ली और आरसीबी और केकेआर में केकेआर उनको फेवरेट लग रही है। हाँ, आप अपनी बात पूरी करें। वो केकेआर इसलिए शायद उनको फेवरेट लग रही है क्योंकि शारजा में वो मुकाबले खेले जाने हैं। मैं नहीं, सभा भाई से सिर्फ वही कह रहा था कि उन्होंने कहा कि आंद्रे रसल अगर फिट हो जाते हैं तो किसकी हैमस्ट्रिंग खराब होगी? 4 ही ओवरसीज खेलेंगे अगर शाकिब खेल रहे हैं। नहीं तो हरजैन ने कहा कि मॉर्गन शुड बी रिप्लेस्ड। ठीक है, तो आज भाई साहब बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। जैन साहब बिल्कुल, मैं तो आपके साथ ही हूँ। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि अगर आंद्रे रसल की हैमस्ट्रिंग ठीक हुई तो कप्तान मॉर्गन की पक्की खींचेगी, नहीं तो आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठेगा। इसीलिए कहा जाता है कि फॉरेन प्लेयर्स को कप्तान नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि फिर आपको किसी कोई अगर प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा है उनमें से, तो फिर आसानी होती है ड्रॉप करने में। अगर आपने कप्तान बना दिया है तो आप 10 बार सोचते हैं कि इसको ड्रॉप किया जाए कि नहीं। और यहाँ पर आईपीएल जीतने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी जो है, आपके जो निर्णय जो है, वो बहुत ज्यादा रूथलेस होने होते हैं, तभी आप मैच जीतेंगे। जिस तरह से सीएसके ने किया है, सुरेश रैना को बाहर बिठाया, रॉबिन उथप्पा को खिलाया। वो आप तभी कर पाते हैं जब आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो और आपके पास एक भारतीय कप्तान हो। लेकिन भारतीय कप्तान तो आरसीबी के पास भी है सभा भाई, वो रूथलेस होते हैं, लेकिन उल्टा हो जाता है, बैटिंग ऑर्डर बदल देते हैं पूरा। एबी डिविलियर्स को नंबर 6 पे भेज देते हैं। तो ये कभी कभी रूथलेस होना भी आपको साइड इफेक्ट उसके नजर आते हैं। पिछला मैच वाले की दिल्ली के खिलाफ उन्होंने कवर अप किया था, एबी डिविलियर्स भी 4 पे आए, के भरत
नंबर 3 पे थे, फिर मैक्सवेल थे। ये मैक्सवेल को रोकने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? स्पिनर्स के खिलाफ तो बहुत डोमिनेटिंग बैटिंग कर रहे हैं, तो क्या केकेआर के जहन में मैक्सवेल का डर होगा अगर वो एक स्पिनर के साथ जाते हैं एक्स्ट्रा, तो मैक्सवेल फैक्टर क्या वहां पर असर डालेगा? क्योंकि शारजा का मैदान भी बहुत छोटा है। ये आप निखिल से पूछ लीजिए, वो खुद गेंदबाजी करते हैं। इनसे पूछा जाए कि आप किस तरह से बॉलिंग करते ग्लेन मैक्सवेल के विरुद्ध। बताइए निखिल भाई। देखिए, जितनी आप उनको गति देंगे ना, आप बतौर बैट्समैन और खासतौर से ग्लेन मैक्सवेल जैसे बैट्समैन का काम और आसान कर रहे हैं। सबसे पहला तो ये, और क्योंकि आप शारजा में खेल रहे हैं, आपकी लेंथ वो होनी चाहिए राजीव भाई की जब बॉल थोड़ा सा दूर टप्पा खाता है, जब तक बैट्समैन के करीब आता है, जब वो फ्रंट फुट पे खेल रहा हो तो घुटने की हाइट पे खत्म हो रहा हो, बैक फुट पे नहीं। जब वो सामने खेल रहा हो घुटने की हाइट पे, क्योंकि जब गेंद गिरती है और बैट्समैन तक पहुंच रही होती है तो वो फासले में गेंद कोई ना कोई हरकत कर रही होती है। शाकिब अल हसन गेंद को टर्न करा सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती गेंद को टर्न करा सकते हैं, सुनील नारायण, लेकिन आपको अपनी गेंद को मौका देना है कि कुछ हरकत करे, तभी वो टॉप एज, क्लीन बोल्ड, लेग बिफोर होंगे। अगर आप गेंद जब बतौर गेंदबाज स्पिनर जब डालता है ग्लेन मैक्सवेल जैसे बैट्समैन को, अगर गेंद उनकी घुटने की हाइट के नीचे खत्म होती है जब वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो फिर वो हिट मारना आसान हो जाता है, चाहे वो रिवर्स स्वीप हो, स्लॉग स्वीप हो, सब कुछ बड़ा आसान हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आपकी बतौर कोशिश ये होनी चाहिए सबसे पहले तो कि मैं बॉल ऐसी जगह पिच करूं कि बैट्समैन तक पहुंचने के मैं समय दे रहा हूं, गेंद को कोई हरकत करे। गेंद को हरकत कराना जरूरी है, क्योंकि बहुत से बैट्समैन के खिलाफ बतौर गेंदबाज जब एक हिट लगती है तो गेंदबाज ना थोड़ा सा घबरा जाता है और वो तेज डालने लगता है। बतौर स्पिनर अगर आप तेज डालेंगे तो गेंद स्किड करके और अच्छा बैट्समैन के ऊपर आता है बॉल, और उसके लिए शॉट्स खेलना आसान हो जाएगा। सवा भाई से पूछे ना, बहुत तंग किया यार भाई, लेकिन सुनिए ना, और कट मार ये हरकत की बात कर रहे हैं, गेंद हरकत में उससे पहले मैक्सवेल हरकत में आ जाते हैं। वो जो स्विच हिट मार रहे हैं, रिवर्स स्विप मार रहे हैं, वो इतना डाउट क्रिएट कर रहा है उनको जब क्रीज में आते हैं, एक दहशत सी पैदा करती है सभा भाई, ऐसा लग रहा है मुझे तो ये लगता है निखिल कि ये बड़ा ही शानदार डिस्कशन रहेगा कि स्पिनर्स को कौन से लेंथ पर बॉलिंग करनी चाहिए, कौन से किस स्पीड से बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे विकल्प हम लोगों ने देख लिए हैं, पर इस साल कम से कम ग्लेन मैक्सवेल हमेशा आगे रहे हैं। मुझे लगता है ये भी निखिल कि एक जो विकल्प हो सकता है स्पिनर्स के लिए, उसके लिए बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा कि आप यॉर्कर लेंथ डालें, ताकि उनको बैट का जो एलिवेशन जो मिलता है उनको बल्ले से वो प्राप्त ना हो। तब मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी स्ट्राइक मिल पाएगी। नहीं तो पावर जो जनरेट करता है ये खिलाड़ी, वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। पर आपने सही कहा कि अगर हम ज्यादा स्पिनर्स टर्न कराने की कोशिश करेंगे तभी मुझे लगता है कि ज्यादा हरकत होगी गेंदों में, और तब वहां से शॉट खेलना बड़ा मुश्किल होगा। पर उसके लिए बहुत जरूरी है, जैसा निखिल ने कहा, कि आपको धीमी गति से बॉलिंग करनी होगी। धीमी गति से बॉलिंग करने का ये मतलब नहीं है कि आप फ्लाइट करा रहे हैं, पर ये मतलब है कि आप ज्यादा उसमें रेवोल्यूशन दे रहे हैं। अभी मुझे लगता है और दिल्ली का मैच याद करें, अक्षर पटेल पे उन्होंने मारने की कोशिश की ड्राइव, एज लगा, शॉट थर्डमैन पे कैच छूटा, फिर एक और उसी ओवर में कैच छूटा था जब उन्होंने सामने मारने की कोशिश की, यानी वो बॉल हल्का सा ग्रिप करा और घूमा, देन उनको परेशानी होना वहां शुरू हुई थी। क्या ये वीडियो भी देख रहे होंगे केकेआर के गेंदबाज की, आपको गेंद को हवा में जितना आप घुमाएंगे उतना अच्छा है, धीमा ना डालें, बट गेंद को आपको रेवोल्यूशन तो देना ही पड़ेगा अगर आपको मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स या विराट जैसे बल्लेबाजों को परेशान करना है। लेकिन सभा भाई, यहाँ लड़ाई थोड़ी अलग लग रही है। ऋतुराज गायकवाड़ ऐसा लग रहा है रेस में सबसे आगे निकल गए, शुभमन गिल हो या देवेंद्र पट्टिकल हो, उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। क्या ये दोनों ओपनर्स के बीच में आज लड़ाई होगी? दो डिफरेंट, हालांकि शुभमन गिल ने बड़ा क्लास दिखाया है, बट वो ऋतुराज गायकवाड़ को कैचअप करने वाली स्थिति में नहीं है, और ना ही देवेंद्र पट्टिकल। मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ एक स्पेशल प्लेयर है, और हर मैच में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नयापन देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा अंतर ऋतुराज गायकवाड़ और अन्य जो हमारे युवा बल्लेबाजों में है, वो है उनकी मेंटल स्ट्रेंथ। जिस तरह से वो कैलकुलेटिव शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह से पावर प्ले में उनकी शॉट मेकिंग एबिलिटी देखने को मिलती है। पावर प्ले के बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि वो पावर हिटर नहीं है, पर उसके बावजूद जिस तरह से प्लेसमेंट करते हैं, जिस तरह से गैप ढूंढते हैं, ये एक सही उदाहरण है कि आपको किस प्रकार से फील्ड के मुताबिक रन बनाने होंगे। प्ले द फील्ड। और अगर आपकी मानसिकता इस प्रकार की है कि मैं पावर हिटर नहीं हूं, मुझे रन बनाने हैं, मुझे छक्का भी मारना है, मुझे चौका भी मारना है, तो मैं वही एरियाज चूज करूंगा जो मेरे लिए सेफ एरियाज हैं। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे, जो छक्का मारते भी हैं ऋतुराज गायकवाड़, वो ज्यादा साइड स्क्रीन की तरफ है। उनको पता है कि वहां पर खिलाड़ी कोई रहता नहीं है, तो अगर वो मिस टाइम भी हो गया
तब भी मैं सेफ ही रहूंगा। तो ये बड़ा ही बहुत ही बुद्धिमानी के साथ, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट क्रिकेट जिसको कहते हैं, उस तरह की बैटिंग हो रही है ऋतुराज गायकवाड़ से, और इसीलिए ये नंबर 1 खिलाड़ी हो गया इस समय सभी अगर हम तुलना करें अन्य यंगस्टर्स के साथ तो। जी निखिल भाई, यजुवेंद्र चहल के लिए आज बड़ा मैच आप देख रहे हैं? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज उनको बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी, और जिस तरीके का विकेट भी है राजीव भाई, उनको मजा भी आएगा गेंदबाजी करने में भी। चाहे आपके पास एक आधा लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, गुगली अच्छा डालते हैं, और वो शातिर गेंदबाज है, बहुत बढ़िया तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, किस गति पे गेंदबाजी करते हैं। अब आप उनको देखें, जब वो धीमी गति की गेंद डालते हैं तो आप कभी वही कह रहे थे ना कि थोड़ा सा हवा में और घुमाव है, जब वो खिलाड़ी गेंद को हवा देता है तो हमेशा बैट्समैन से दूर रखता है। बैट्समैन के पाले में बहुत कम चांस है कि हाथ से नहीं ठीक निकली तो बैट्समैन के पाले में रहेगी, नहीं तो सीधे हाथ के बल्लेबाज को हमेशा जब हवा देते हैं ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर रहेगी और दूर रहेगी, कि आप उसको बैकफुट से खेल सकते हैं। आगे खेलने जाएंगे तो आप फंस सकते हैं, लटक जाते हैं बतौर बैट्समैन। पर मैं मानता हूं कि आरसीबी के लिए बहुत जरूरी रहेगा कि आप जितनी जल्दी मध्य क्रम में जाएंगे केकेआर के, उतना बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि मध्य क्रम में रन नहीं बना रहे, सिर्फ वो दिनेश कार्तिक आके बीच में थोड़े रन बना रहे हैं। बाकी और कोई ऐसा कोई बल्लेबाज उस तरीके के फॉर्म में या उस तरीके के मुकाबले आपको जिता नहीं रहा। आप के पास युजवेंद्र चहल, वेंकटेश अय्यर को आप अगर जल्दी आउट कर लेते हैं तो आप थोड़ा सा दबाव बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की पिच है, और कप्तान मोहम्मद साहब पता नहीं खेल रहे हैं किस नंबर पे, वो आके बल्लेबाजी करते हैं, तो हर्षल पटेल का बहुत बड़ा रोल रहेगा जिस तरीके से वो स्लोअर बॉल इस विकेट पे डालेंगे। सवा भाई, चलते चलते कितने परसेंट चांसेस आपको लग रहे हैं केकेआर के लिए आज के मैच में? मुझे लगता है क्योंकि ये मैच शारजा में है, केकेआर के पास ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं मैच जीतने के लिए, पर अंत में निखिल ने सही कहा कि उनकी बल्लेबाजी मुझे अभी भी कमजोर लगती है। तो अगर आरसीबी वहां पर ज्यादा अगर दबाव डालेगी तो फिर केकेआर के लिए परेशानी होगी। पर ऐसे मुझे लगता है कि विकेट की कंडीशंस को देखते हुए केकेआर के चांसेस ज्यादा ब्राइट लग रहे हैं मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका। निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आप भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो सकते हैं, जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर सिर्फ खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @Rajiv Mish। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं IVM के ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus is joined by two youth leaders from the United Nations We the Change campaign, Akhilesh Anil Kumar and Garvita Gulhati. They talk about why plastic and water are the major issues that need attention immediately. On the Wire Talks, author and journalist Pallavi Iyer tells Siddharth about her latest book, Orienting an Indian in Japan. On KBCD, we meet entrepreneur Manish Vyas, who talks to Farhad and Sunitra about the world of queer-owned businesses and the challenges they face. On Tede Mere Raste, Keshav takes us to India's biggest man-made lake, Bhopal Tal. And on Yuddha, we discuss how Akbar's fury led to creating a world-changing empire for the Mughals. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our others for that matter, please do tell a friend. We really appreciate you spreading this. Word of mouth helps a lot. And finally, this week, we'd like to thank our sponsors, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, and Intel. We really appreciate the support. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार